Hello, एवरीवन। दिस वास खजर और मैं एक स्टूडेंट था और अभी मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है अराउंड 3 to 4 months अगो। जनवरी में मैंने कंप्लीट किया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो यूरोप जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया और जिन्होंने किया भी है उनके लिए भी। तो फरवरी के अंदर और मार्च के अंदर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया था यूरोप के अंदर, स्पेसिफिकली जर्मनी। और सेकंड पे मैंने ऐसे ही दो यूनिवर्सिटीज़ में इटली के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया था। तो इटली का रिज़ल्ट पहले आ गया। तो इटली की एक यूनिवर्सिटी थी पीसा की, उससे रिजेक्शन आ गई है, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। और रोमा सेपियंजा से भी मैंने अप्लाई किया था उसके अंदर, सेम मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो एक से रिजेक्शन आ गया है जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, एक से एक्सेप्टेंस आ गया है जो रोमा सेपियंजा थी। तो इटली को मैंने बेसिकली एज अ बैकअप यूज़ किया था क्योंकि मैंने सुना था कि एडमिशन इजी है और फाइनेंस भी इतना कोई मुश्किल नहीं है मैनेज करना। तो इनिशियली मेरा सिर्फ टारगेट था जर्मनी, लेकिन जब मैं एडमिशन्स फिल आउट कर रहे थे जर्मनी के तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही गैम्बल कर रहा हूँ और सिर्फ अगर मैं जर्मनी में अप्लाई करता हूँ और मेरे ग्रेड्स थोड़े लो थे। 2.77 मेरा जीपीए आया था आउट ऑफ 4। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ज़्यादा ही गैम्बल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एहतियातन सिर्फ इटली में अप्लाई कर दिया ऐसे ही। और भी मैंने 2-3 जगह पे देखा था, बेल्जियम और नॉर्वे, फिनलैंड, लेकिन फिनलैंड महंगा था। नॉर्वे में मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी थी, उनका जो कैपिटल है मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। उधर मैंने अप्लाई करने का देखा था, लेकिन सडनली उसकी डेडलाइन थोड़ी शेडी उनकी वेबसाइट दिखा रही थी इन्फॉर्मेशन कि जो डेडलाइन थी जैसे ही वो टाइम आया तो आगे होगी। खैर, तो आई एंडेड अप अप्लाइंग इन जर्मनी एंड इटली। तो इटली से अल्हम्दुलिल्लाह एक एडमिशन आ गया और यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी रैंक्ड है क्यूएस रैंकिंग में और 171 रैंकिंग है उसकी करंटली। तो उधर से एडमिशन आ गया अपने पसंदीदा मनपसंद कोर्स में, प्रोग्राम में, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। तो आईटी सिक्योरिटी ही मेरा फोकस था इवन इन जर्मनी। तो लेट्स गो बैक टू जर्मनी स्टोरी। तो जर्मनी में जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उधर मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, तकरीबन 5 to 6 में, और अभी भी कुछ एडमिशन्स खुलने हैं और खुल रहे हैं, तो उधर भी मैं अप्लाई करूँगा। तो कॉटबुस, बीटीयू कॉटबुस इन ब्रांडनबर्ग, ज़ारलैंड यूनिवर्सिटी इन ज़ाब्रुकन और एक श्मालकाल्डन में थी। तो मेन फोकस कंप्यूटर साइंस और आईटी सिक्योरिटी था। पासू में भी करना था मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाया उधर। तो ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद था मैं आपको बताऊं कि मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि मैंने क्यों अप्लाई किया और वाई जर्मनी स्पेसिफिकली, और मेरा मेन टारगेट जर्मनी क्यों था। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है। तो मैं उन सब लड़के लड़कियों को, स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि हायर स्टडीज के लिए, जैसे मैं बैचलर्स कर चुका हूँ तो मैंने मास्टर्स करना है, तो मास्टर्स के लिए कहाँ जाना चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि बाहर कहीं पाकिस्तान से या मिडिल ईस्ट में जैसे मैं रहता हूँ तो बाहर पढ़ने जाना है, तो मैं पहले तो बताऊंगा क्यों जा रहा हूँ और क्यों उधर जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने प्लान की, और मैं करंट अपनी सिचुएशन से क्यों खुश नहीं हूँ और मैं यहाँ क्यों छोड़ूं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं मिडिल ईस्ट में रहता हूँ, मैं इधर पैदा हुआ हूँ, मैं इधर पढ़ा हुआ हूँ, जवानी गुजारी और अब एडल्टहुड में इधर एंटर हुआ हूँ। तो क्रक्स जो है इस सिचुएशन का मिडिल ईस्ट में रहने का, कि अभी फ्यूचर का पता नहीं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर ये लोग आपको इक्वल नहीं समझते इन द टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप। मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि अगर तो आप यहाँ पे पैदा हुए हो, मेरी मदर भी यहाँ पे पैदा हुई हैं, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिली। मैं यहाँ पे पैदा हूँ इन 2000, मुझे भी सिटीजनशिप नहीं मिली।
और यहाँ पे जो लॉज हैं वो इतने मतलब सिटीजनशिप को लेके इतने कोई फिक्स नहीं है, इतने मजबूत नहीं है। मतलब आपको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक एक्सपैट हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ 10 साल रहेंगे। आप यहाँ पे पैदा हुए हैं अगर, या फिर आप जो भी XYZ जितने भी ईयर्स रहे हैं, तो कोई गारंटीड नहीं है। मिल सकती है काफी साल रहने के बाद, और नहीं भी मिल सकती। और यहाँ पे जो एजुकेशन है, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन में, जो स्टेट की है यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बैंक और नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन बहरीन। लेकिन उस साल बहुत स्पेसिफिकली लास्ट ओपन हुए थे एडमिशंस फॉर फॉरेनर्स, नॉन बहरेनीज। तो जो भी इनके उसमें लिस्ट में था, जिनको भी इन्होंने एक्सेप्ट करना था, और आई वाज वन ऑफ देम, तो मुझे एक्सेप्ट किया था। तो बैचलर्स मेरा कंप्लीट हो गया था यहाँ से। तो अभी फाइनली मैं ग्रेजुएट हूँ, और नेटवर्क इंजीनियरिंग में बैचलर्स किए मैंने। तो यहाँ पे मैंने बैचलर्स किए, और यहाँ से मिडिल ईस्ट से मेरी ये मेन वजह थी, क्योंकि मैं बहुत इनसिक्योर बोलूंगा अपनी सिटीजनशिप को लेके। क्योंकि मेरा पासपोर्ट जो है, वो सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की सिटीजनशिप। तो मुझे मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो ड्रीम्स हैं, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट के थ्रू ही पूरे हो सकते हैं। और बेसिकली इसलिए मैं यहाँ से स्केप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लीगल तरीका यही है कि मैं स्टडी पे जाऊँ और वहां जाके मेहनत करूँ। अपने जो यूथ के इयर्स हैं, जो कि मैं मेहनत कर सकता हूँ जिनमें पूरी डेडिकेशन के साथ, और मेरा दिल भी है, तो इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। और अच्छा, अब आते हैं जर्मनी। क्यों, वाई जर्मनी? तो इसका एक बहुत ही इजी आंसर है, फ्री एजुकेशन। एज सिंपल एज दैट, फ्री एजुकेशन। और इटली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बस सिर्फ बैकअप में किया था, इतना पर्टिकुलरली मैंने रिसर्च भी नहीं की थी यूनिवर्सिटीज कैसी हैं। मैंने 2 में की थी और डन। और मेजोरिटी ऑफ द एडमिशन मैंने जर्मनी भेजे थे। मेन रीजन इसलिए क्योंकि फ्री एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, और जर्मनी का अगर लॉन्ग टर्म में देखूं तो पासपोर्ट अच्छा था। पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, दुनिया के सेकंड रैंकिंग में आता है अकॉर्डिंग टू passportindex.org। पासपोर्ट उसके रैंकिंग में नंबर 2 पे आता है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पासपोर्ट ये लोग आपको सिटीजनशिप नहीं देते। तो मैं जब क्राइटेरिया देख रहा था अपनी सिचुएशन फाइनेंशियल और ग्रोथ वाइज, तो एक तो जर्मनी था, दूसरा था कनाडा, तीसरा था यूएसए। कनाडा यूएसए इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, और इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेरे फैमिली रिलेटिव्स भी हैं। मेरे रिलेटिव्स हैं यूएसए और कनाडा में, इसलिए मैं वहाँ का भी सोच रहा था। जर्मनी में इसलिए क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हो तो उधर आपको वीजा मिलता है शेंजन का। आप मुझे टूर करना है अपने जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स है, मुझे लाइफ जीनी है, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे एडवेंचर करना है, नए लोगों से मिलना है। तो यूएसए और कनाडा की जो रिस्ट्रिक्शन है वो यही है कि वहाँ पे जो नो डाउट मल्टीकल्चरल है सोसाइटी और कंट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लैंग्वेज है वो एक ही है। हाँ, मैं दूसरे लैंग्वेजेस को, दूसरे कल्चर्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मोर और लेस वहाँ पे देसी लोग, चाइनीज लोग और अपने गोरे तो हैं ही, मतलब वहाँ के नेटिव्स जो हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग एक बहुत बड़ा पॉइंट था इन द प्रो ऑफ यूएस एंड कनाडा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, तकरीबन 20x ऑफ जर्मनी। वहाँ पे तो एजुकेशन फ्री है, लेकिन जो वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी, अगर लेट्स सपोज वहाँ का जर्मनी में जो खर्चे हैं वो उन एज अ स्टडी उनको आप ले लें एक्सपेंडिचर, तो एज कम्पेयर टू जर्मनी ये दोनों कंट्रीज बहुत महंगी हैं। और इन्फ्लेशन को अगर देखें और जो इकोनॉमी को देखें, तो इन दोनों की जो मैं देख रहा था ग्राफ, वो नीचे की तरफ है। कनाडा, कनाडा बेसिकली मेरे लिए एक ऑप्शन थी, बहुत मेजोरिटी। यूएस के साथ मेरे वैसे भी कुछ आइडियोलॉजिकली मुख्तलिफ मेरे जो ख्याल है वो अलग है, मुख्तलिफ हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी बैठती नहीं है वहाँ। और मैंने वर्क कल्चर भी सुना, बहुत ही रिगरस है, और आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। और मेहनत मेहनत के नाम पे वहाँ पे आपसे
आपका टाइम, आपकी लाइफ आपसे ठगी जाती है। मुझे ये मूवीज से बहुत रियलिस्टिक मूवीज जो देखी है मैंने, बिग शॉट और जो हसल कल्चर है वहां पे मूवीज के अंदर भी दिखाते हैं, और वहां पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए वहां के फिल्म मेकर्स वो दिखाते हैं। नो डाउट लाइफ अच्छी वहां पे जीते हैं एज अ स्किल्ड प्रोफेशनल। मैं शायद आफ्टर जर्मनी वहां शायद जाना चाहूँ, शायद। तो कनाडा बेसिकली इसलिए डिनाई किया मैंने। तो फाइनल जो शोडाउन था वो कनाडा और जर्मनी में था, और ऑब्वियसली जर्मनी जीता। तो कनाडा इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत इन्फ्लक्स ज्यादा हो रहा था हमारे देसियों का। तो मैं वैसे ही उस जिस चीज से मैं जाना चाह रहा हूँ दूर, और जिस चीज से मैं थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कुछ, तो मैं वहां पे क्यों जाऊंगा। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट कि जब एक बेसिक उसी फर्स्ट पॉइंट को एक्सपैंड करते हुए, बेसिक रूल है डिमांड और सप्लाई का। जब एक चीज की डिमांड बढ़ गई है और लेकिन वहां पे सप्लाई कम है, तो इसलिए वहां पे अच्छा है जाना। लेकिन जब वहां पे सप्लाई भी बढ़ गई है लोगों की, और डिमांड अब मेरे लिहाज से कम हो गई है वहां पे। अभी देखो, उसकी जो डिमांड है सिटीजनशिप की, वो नो डाउट अच्छी है, लेकिन सप्लाई भी बढ़ गई है, तो ये मेरे लिहाज से डेंजरस है। और वहां पे सिर्फ जो दो प्रोविंस हैं वो मोस्टली लिवेबल हैं। एक मुझे लगता है मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक, एक और मोस्टली जहाँ पे पॉपुलेशन है और जो फेमस है, टेम्परेचर भी मैनेजेबल है, फिजिकली लिवेबल है जहाँ पे, वो है ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया। तो इसलिए, और फिर ये भी सुना था कि कनाडा से वैसे भी लोग शिफ्ट करते हैं अमेरिका पे, तो अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनका दिल यही होता है कि बड़ी मार्केट में जाएं। तो इसलिए आई चोज जर्मनी। क्योंकि जर्मनी के अभी मैं आपको प्रोज बताऊंगा, कॉन्स भी हो सकते हैं लेकिन मुझे दिखते नहीं शायद। तो जर्मनी में लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, नो डाउट। मैं आईटी में हूँ, मेरा काम फिर भी शायद चल सकता है, लेकिन आईटी के अलावा जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें काफी मुश्किलात फेस करते हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती। आपको जर्मन आना जरूरी है। तो मैं इसको एज अ कॉन अभी लेट से लेता हूँ। और जर्मनी इन एज अ लैंग्वेज इट सेल्फ बहुत ही इंग्लिश लुकिंग है, और ऑलमोस्ट जैसे अगर कोई बंदे की एज है तो उसको ओल्ड बोलते हैं, OLD। तो जर्मन में होता है आल्ट, ALT। और वाटर को बोलते हैं वासा, और कोल्ड को काल्ट, KALT। और इसी तरह बेसिक ये जर्मन है बेसिक। तो हाँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश की तरह दिखती है, साउंड करती है, लेकिन जब आप डीप जाते हैं थोड़ी सी डिफरेंट है। मे भी काफी डिफरेंट है। अगर इंटरेस्ट ना हो आपका, मेरा इंटरेस्ट है, मैं सीख रहा हूँ, तो बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो हाँ, थोड़ी सी एज ए न्यू बिगिनर अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो मुश्किल होगी आपके लिए सीखनी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है और वहां से आप सीखने जाते हैं जर्मन को, तो इजी होगा आपके लिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरा, आईटी सेक्टर वहां पे अभी बूम कर रहा है। तो एज अ पर्सन ऑफ आईटी और आईटी फील्ड, तो मुझे लगता है वहां पे स्कोप बहुत ज्यादा है, और वहां पे अभी जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं है, और वहां पे अभी इमिग्रेशन इजी कर रहे हैं। पासपोर्ट पहले 8 years में मिलता था, अब कुछ सिचुएशंस में 3 से 5 साल के अंदर भी मिल सकता है। और जो सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट्स वहां पे बहुत कम है। 3 to 5 years में अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास वहाँ का एक टेस्ट होता है जर्मन हिस्ट्री और लैंग्वेज का, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। जर्मन लैंग्वेज की अगर सिर्फ बात करूँ तो वहाँ पे B1 जर्मन अगर आप कर लेते हैं कोई थे, या कोई और टेल्क वगैरह के इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफिकेट आप लेके जाते हैं, तो आपको जर्मन सिटीजनशिप मिलेगी। ये दो डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा आपका देखा जाता है स्टेटस, आपने कितने टाइम स्पेंड किया। तो बेसिक जो रूल था जर्मनी का, जो ऑनलाइन सर्फिंग करने के बाद मुझे पता चला कि आपको आफ्टर योर मास्टर्स आपको मिलता है 18 months ऑफ वीजा, ऑफ शेंजन वीजा, जहां पे आप कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप जर्मन में जॉब ढूंढते हैं तो आपके 2 साल पढ़ाई के काउंट होंगे। और लेट से अगर आपको जॉब मिल जाती है
तो आपके 21 मंथ्स वहाँ जॉब के काउंट होंगे, ठीक है। तो 48 मंथ्स नहीं, 24 मंथ्स प्लस 21 मंथ्स, इसको कंबाइन करेंगे तो 45 मंथ्स बनते हैं। प्लस आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी ऑफ B1 और आपका जो नेचुरलाइजेशन टेस्ट, जिसको जर्मन हिस्ट्री टेस्ट भी बोल सकते हैं, अगर ये आपके पास कॉम्बिनेशन है, आपके पास ये पैकेज है आपके पास, ये एक्सपीरियंस है, तो आपको जर्मन सिटीजनशिप मिल सकती है बहुत इजीली। और ये पूरा गेम है 3 से 5 साल के दरमियान, सिर्फ और सिर्फ। तो क्राइटेरिया बहुत इजी लगा मुझे सिटीजनशिप का। नो डाउट कनाडा का भी इजी है स्टूडेंट बनते ही, और अगर आप स्टूडेंट नहीं है, आप प्रोफेशनल है, तो कनाडा इज अ सीरियस ऑप्शन फॉर यू। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो जर्मनी बहुत आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आइडियल सिनेरियो है, आइडियल पैकेज है, पूरा पूरा पैकेज है। क्योंकि जर्मन के अंदर आपको एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। हाँ, कुछ के लिए प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सॉरी, कुछ के लिए कौन हो सकता है, मैं इसको एज अ प्रो देखता हूँ। एक मोटिवेशन आती है मेरे अंदर, और ओके लैंग्वेज, देन मास्टर्स फ्री है, एजुकेशन फ्री है, थोड़े बहुत पैसे खर्च होते हैं लेकिन वो नेक्स्ट टू मिनिमल होते हैं। मतलब आपको उसके बदले जो अ, चीजें मिलती हैं वो बहुत अच्छी हैं। जैसे कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं तो वहां पे मुझे 300 यूरो देने हैं, थोड़े से शायद ज्यादा। तो आपको उसको बोलते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। आप उस रीजन के हेड, जो सिटी काउंसिल है, उसकी पेमेंट होती है। और या आई थिंक यूनिवर्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनिवर्सिटी की एक पेमेंट होती है। बेसिकली मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसर्च की हुई है। तो उसको बोलते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। तो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जब आप उनको पे करते हैं यूनिवर्सिटी को, और फिर आगे वो जिसको भी हैंड ओवर करते हैं वो पैसा, तो आपको मिलता है ट्रेवलिंग पास इन दैट स्टेट और इन दैट एरिया। तो आप लेट से अगर जॉब करते हैं, हाँ, एक और फीचर मैं आपको बताना भूल गया, पढ़ाई के साथ साथ आपको लीगली 20 आवर्स पर वीक मिलते हैं। 120 फुल डेज, 240 हाफ डेज ऑफ लीगल टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग इन जर्मनी। तो अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट के साथ, फुल टाइम स्टूडेंट के साथ जॉब भी करना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो आप कर सकते हैं। और अभी एक नया रूल भी इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी बदौलत अगर आप चाहें तो आप लेट से, अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं वहां पे जर्मनी के अंदर, आपको एडमिशन मिलता है, आप जाते हैं, लेकिन आप जॉब भी साथ साथ ढूंढ रहे थे वहां पे जाते ही, आपको अगर फुल टाइम जॉब भी मिल जाती है तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। पढ़ाई को आप छोड़ दें, आप जॉब पे लग जाएं, क्योंकि वहां पे जॉब मार्केट अभी बहुत ओपन है। स्पेसिफिकली मैं अगर आईटी प्रोफेशनल्स की बात करूं तो वहां पे बहुत शदीद जरूरत है, और उनको बंदे चाहिए, इसलिए वो ऑप्शन ये दे रहे हैं। तो ये इतना जो कंप्लीट पैकेज है, इसलिए मैं जर्मनी चाह रहा हूँ। दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन व्हाई आई चोज जर्मनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप शेयर करें ये वीडियो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, अपने फेलो दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा अबाउट इटली, अबाउट जर्मनी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। थैंक यू।